नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब दिन आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। या यूं मान लीजिए कि हिंदुस्तान के उस सेमीफाइनल का, जिसको सबका इंतजार था, वो सत्ता का सेमीफाइनल शुरू हो चुका है। और अगले ही गुरुवार को, बृहस्पतिवार को पहले फेज की पोलिंग स्टार्ट होने जा रही है। सबसे क्रूशल फेज है, सबसे निर्णायक फेज है, निर्णायक चरण है, जहां से हार जीत तय होती रही है और इस बार भी हार जीत तय होने वाली है। और आज इसी फर्स्ट फेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर एक बेहद इनसाइड रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि आखिर कौन जीत रहा है पश्चिम। क्या वाकई बाजी पलट चुकी है? क्या वाकई अखिलेश और जयंत की जोड़ी आगे है, या फिर योगी, मोदी और शाह इनका रथ आगे? दूध का दूध, पानी का पानी करने जा रहा हूं। अब दोस्तों, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं पश्चिम से हाल फिलहाल की, उसमें जयंत और अखिलेश के रथ पर रात में भी भीड़ टूट रही है और योगी और शाह, इनके साथ उतनी भीड़ उस जुनून के साथ, उस दीवानगी के साथ नहीं दिखती। लेकिन ये भीड़ जो है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये हार जीत का पैमाना है। ऐसे ही जैसे विधायक खदेड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री योगी जी के करीब जो रहे, सुरेश राणा गन्ना मंत्री, पश्चिम के बीजेपी के सबसे बड़े फेस, थाना भवन जो इनका निर्वाचन क्षेत्र है, वहीं पर इनको खदेड़ा गया। और श्रीकांत शर्मा, जिसमें लोग कहते थे कि अटल जी का अक्स दिखता है, उनकी हालत भी मथुरा में बहुत अच्छी नहीं है। और इस तरह के ये जो खदेड़ा दृश्य आप देख रहे हैं, अलग अलग वीडियो आ रहे हैं, मैं इसको भी पैमाना नहीं मानता। हो सकता है किसी पॉकेट में, किसी इलाके में कुछ लोग नाराज हों, लेकिन अगर किसी विधायक को खदेड़ा गया तो आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरे निर्वाचन क्षेत्र की प्रतिक्रिया है। इसी तरह से जैसे कि 10-15 लोगों से बात कर ली, ये जो बाइट वाले इंटरव्यू हैं, 10 लोगों के, 4 लोगों के, 5 लोगों के, कुछ संकेत मिलते हैं कि इलेक्शन किधर जा रहा है, हवा का रुख किधर है। लेकिन आप हार जीत सिर्फ 10-15 लोगों की प्रतिक्रिया से नहीं लगा सकते, उसका एहसास नहीं कर सकते। इसीलिए मेरी कोशिश है कि एक सही तस्वीर आपके सामने रखूं, एक सही एनालिसिस हो, और हर इलेक्शन में, हर फेज में, हर इलाके में हार जीत के कुछ डोमिनेंट फैक्टर्स होते हैं, वो हमेशा रहते हैं। कहीं पर मुस्लिम फैक्टर है, कहीं दलित फैक्टर है, कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। तो ये जो फैक्टर्स हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जो तय करेंगे कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, यही आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत ज्यादा आपका समय आज मुझे नहीं लेना है और तस्वीर भी एकदम क्रिस्टल क्लियर करनी है। इसलिए मेरी कोशिश है कि आप अगर सिर्फ इस वीडियो को देखें और वो 5 फैक्टर्स, 1, 2, 3, 4, 5, वो 5 फैक्टर्स अगर आप समझ लें तो आपने पश्चिम को समझ लिया। पश्चिम को जाना तो उत्तर प्रदेश को जाना, उत्तर प्रदेश को जाना तो देश का सेमीफाइनल आप जान गए। अब दोस्तों, पश्चिम की जो 113 सीट है और पहले फेज में जो 58 सीट है, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो मुस्लिम वोट बैंक। एवरेज अगर हम निकालें तो 27%, लेकिन कुछ पॉकेट्स में, कुछ क्षेत्रों में ये 44%, 47%, 51% डोमिनेंट वोट शेयर आप कह सकते हैं इस पूरे फेस का। और इसीलिए भाजपा के कथित चाणक्य ने कोशिश करी, जब वो मुजफ्फरनगर के कैराना गए और जब उन्होंने पलायन की बात करी और योगी ने उनकी आवाज़ को इको किया और मीडिया ने हर जगह दिखाया, कोशिश थी कि ये जो प्रचंड मुस्लिम वोट शेयर है, या तो इसको स्प्लिट करा दें या एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराएं। अमित शाह की कोशिश थी
कि ये जो वोट बैंक है, अगर ये स्प्लिट हो, मुस्लिम स्प्लिट हो हाथी में और साइकिल में, तो भाजपा का कमल आसानी से खिल सकता है। अब इत्तेफाक ये है कि मुस्लिम इस बार बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। यहाँ तक कि ओवैसी की गाड़ी पर जब गोली चली, फायरिंग हुई, छोटी घटना नहीं थी दोस्तों, फायरिंग होने के बाद ओवैसी की गाड़ी में, और वो बच गए, हम चाहते हैं वो सही सलामत रहें। ये घटना ओवैसी की बिल्कुल भी आप इसको मामूली मत समझिएगा, बड़ी घटना थी, गहरी साजिश थी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की एक अंतिम साजिश आप कह सकते हैं, डेस्परेशन में। किसकी थी आप समझ रहे हैं। मुसलमान खामोश रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और तो और कादिर राणा जैसे ताकतवर दबंग मुस्लिम नेता मुजफ्फरनगर के, इमरान मसूद जैसे दबंग नेता, ये जब समाजवादी पार्टी में आए तो उस उम्मीद के साथ आए थे कि अखिलेश इनको टिकट देंगे। अखिलेश ने टिकट नहीं दिया और दोनों बड़े नेताओं ने चू नहीं की। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुजफ्फरनगर से कोई भी मुस्लिम समाजवादी पार्टी या गठबंधन से नहीं खड़ा है, प्रतिक्रिया नहीं है। और यही प्रतिक्रिया का ना होना अमित शाह की बेचैनी को बढ़ा रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि ध्रुवीकरण हो, मुसलमान प्रतिक्रिया दे, प्रतिक्रिया नहीं हो रही। और इससे पहले कि मैं ये कहूं कि मुस्लिम क्या स्प्लिट हो रहा है, हिंदुस्तान के इस बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट को आप सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ा मतदाता मंडल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का है जी। उसके बाद अनुसूचित जातियां हैं, फिर जाट समाज है। तो जाट समाज जो मुस्लिम मतदाता जब मिल जाते हैं तो देखिए वो 40-45% के आसपास वो पहुंच जाता है। तो मुसलमान मतदाता निष्ठापूर्वक इस गठजोड़ को वोट देंगे, जाट मतदाता भी निष्ठापूर्वक इस गठजोड़ को वोट देंगे। सैनियों के अंदर भी विभाजन होगा, गुर्जरों में भी विभाजन होगा। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समुदाय हैं, इनमें इनका एक बड़ा हिस्सा, पहले के मुकाबले बहुत बड़ा हिस्सा इस गठजोड़ के साथ में जाएगा। अब दोस्तों, हर बार पश्चिम के इस इलाके में बहन जी यानी मायावती ही चुनाव स्वीप करती थी, वो चाहे 2002 हो, 2007 हो, 2012 हो। उसकी वजह यह थी कि 25% दलित के साथ 27% जब मुस्लिम मिलता था तो वो जो बहुमत होता था, वो जो जीत के आंकड़े होते थे, वो किसी के पास नहीं होते थे। समाजवादी पार्टी भी जब 2012 में जीती, आप ये आंकड़ा देखिए, उस वक्त भी मायावती नंबर 1 थी। वजह थी दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन। और इस बार यही मुस्लिम एक मुश्त आरएलडी और समाजवादी पार्टी में जा रहा है, और ये फैसला उस कम्युनिटी का है, उस समुदाय का है, तय कर लिया है कि हर सूरत में उसको साइकिल पर ही बैठना है। अब ये जो झटका है मुसलमानों का, एक मुश्त साइकिल पर बैठना, हैंडपंप के साथ जाना, यानी गठबंधन के साथ जाना, ये झटका सिर्फ बहन जी के लिए नहीं है, ये बड़ा झटका चाणक्य अमित शाह के लिए है। वो वोट स्प्लिट नहीं करा पाए, और आप समझ सकते हैं कि 27% वोट अगर एक मुश्त जाए तो सोचिए लीड कहाँ से गठबंधन लेगा। दूसरा फैक्टर, जहां अमित शाह फिर एक स्प्लिट की कोशिश कर रहे थे, और इस बार वो स्प्लिट चाहते थे कि जो दलित वोट बैंक है, मुस्लिम के बाद नंबर 2 25%, और कहीं कहीं तो अगर आपके साथ सिर्फ दलित चल दे हाथ से हाथ बढ़ाकर, तो आप स्वीप कर जाते हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी। अमित शाह चाहते थे कि ये जो दलित वोट बैंक है, इसका एक बड़ा चंक स्प्लिट हो और कमल के साथ आए। और यही एक्सरसाइज वो पिछले 6 महीने से कर रहे थे। योगी सरकार कर रही थी, डीएम को इंस्ट्रक्शंस थे, एसडीएम को इंस्ट्रक्शंस थे, कप्तान को इंस्ट्रक्शंस थे कि दलितों के मुकदमे लिखे जाएंगे, कार्रवाई होगी, राशन ठीक तरह से बटेगा, सब कुछ होगा। और उम्मीद थी कि ये दलित हाथी से उतरेगा और कमल पर आएगा। लेकिन आखिरी वक्त पर मायावती
अपने इस खजाने को बचाने के लिए, जिंदगी भर की कमाई को बचाने के लिए उन्होंने पश्चिम की तरफ रुख किया और फिर उनका जो कोर वोट है वो उनके पास आने लगा। अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके बीच में इधर मंच पर मौजूद भी हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर जिताना है। भारी वोटों के अंतर से इनको जरूर कामयाब बनाना है। अब दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम 100% जा रहा है, लेकिन अगर 90% के ऊपर भी वो गठबंधन में जा रहा है तो भी एक मुश्त एन ब्लॉक बना जाएगा। और इसी तरह से अगर दलित 90%, अधिकांश कोर दलित जाटव वोट अगर मायावती के साथ इंटैक्ट रहते हैं, जो मायावती घूम घूम कर अब उनके बीच जा रही हैं, बहन जी जा रही हैं, तो ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का है। लेकिन इन दो फैक्टर्स के साथ साथ, मुस्लिम और दलित फैक्टर के साथ, एक और ऐसा डोमिनेंट फैक्टर है जो बीजेपी को शूल की तरह, कांटे की तरह भीतर तक चुभ रहा है, जैसे अपनी ही चीज किसी दूसरे के हाथ में चली गई हो, जैसे अपनी ही मेहनत पर पानी फिर गया हो। और ये तीसरा फैक्टर है गुर्जर वोट का। हैं 6% के आसपास, कहीं 6%, कहीं 7%, कहीं 8%, लेकिन जो इनकी पॉकेट्स है, सहारनपुर बेल्ट और नोएडा बेल्ट, गुर्जर आप कह सकते हैं कि एक अरसे बाद बीजेपी से नाराज दिखे, जिसका कारण योगी आदित्यनाथ थे। अब दोस्तों, ये कहानी गुर्जरों की ये है नाराजगी की कि राजा मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज, 9वीं शताब्दी के सबसे बड़े सम्राट, जिनकी उस वक्त की राजधानी कन्नौज में थी और जिनका गढ़ आप सहारनपुर से लेकर आप नोएडा तक, जो गुर्जर हैं, जो अपना सम्राट मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, इनकी एक 15 फुट की मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए जब योगी जी दादरी यानी नोएडा गए 6 महीने पहले, वो एक गलती कर बैठे। और वही ठाकुरवाद वाली मानसिकता, वही जातिवाद वाली उनका जहन, उन्होंने वहाँ पर गुर्जर जो नेम प्लेट थी, वहाँ पर गुर्जर शब्द शायद हटाया गया, एक कंट्रोवर्सी हुई, विवाद हुआ। और कुछ लोग कहते हैं कि जब वो मूर्ति का अनावरण करने गए तो कुछ राजपूत बच्चों ने वहाँ इंक छिड़क दी। अब ये जो विवाद है, इसकी तह में हम नहीं जाएंगे, आप अखबारों में पढ़ सकते हैं वो कहानी। उसका लब्बो लुआब ये है कि योगी जी से गुर्जर की सारी बेल्ट नाराज हो गई, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, और गुर्जरों को लगा कि उनके स्वाभिमान पर एक ठेस पहुंचा दी योगी जी ने, और वो मानने को तैयार नहीं है जैसे कि साहब ये गुर्जरों के सम्राट हैं। अब दोस्तों, 2 दिन पहले बीच आधी रात ये जो जय वीरू की जोड़ी है, एक ट्रम्प का इक्का इसने चला नोएडा में। और ये घटना ये है कि जब नोएडा वो रात में उनका रथ पहुंचा जयंत और अखिलेश का, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी तस्वीर निकाली, पेंटिंग निकाली। और जब पेंटिंग को उन्होंने पब्लिक की तरफ दिखाया तो वो पेंटिंग थी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की। और जनता, जिसमें अधिकांश गुर्जर थे, जैसे दीवाने हो गए, टूट पड़े उस विजय रथ पर। और सरकार इतना घबरा गई, योगी सरकार इतना घबरा गई, उसको लगा कि सारा गुर्जर चला गया। इसका अंत यह हुआ कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, वहाँ के गठबंधन के प्रत्याशी और जो 300-400 कार्यकर्ता थे, रातों रात इनके खिलाफ नामजद FIR करा दी गई। ये योगी की दूसरी गलती थी। और भी ज़्यादा प्रतिक्रिया हुई और पूरा गुर्जर लामबंद हो चुका है। अब सवाल यह है कि ये सिर्फ सहारनपुर से और नोएडा के बीच में गुर्जर सेंटिमेंट्स की बात नहीं है। RLD ने ठोक पीट के, सोच विचार के इस बार 9 गुर्जरों को टिकट दिया है अपने गठबंधन से। और उसमें इंद्रसेन जैसे लोग हैं जो गुर्जर के सबसे बड़े आइकॉनिक पॉलिटिशियन, नेता
प्रोफेसर यशपाल चौधरी के बेटे। और भी कई बड़े गुर्जर नेता हैं जिनको समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने हाथों हाथ लिया है। ये एक फैक्टर ऐसा है कि गुर्जर जो अभी तक खासकर 2013 के बाद बीजेपी के साथ जा रहा था, वो स्प्लिट कर रहा है। दोस्तों, फैक्टर नंबर 4, वो चौथा कारण जिसकी वजह से आरएलडी और समाजवादी पार्टी की जैसे गिरफ्त में ये 2020 का पहला मैच हाथ में आ रहा। और ये फैक्टर है जाट फैक्टर, 17%। आप कह सकते हैं कि हमने बात भले ही मुसलमानों की करी, हमने बात भले ही दलितों की करी, गुजरों की की। जाट मूलतः एक इन्फ्लुएंसर वोटर है, एक कैटलिस्ट है। जैसे पूर्वांचल में ब्राह्मण, वैसे ही पश्चिम में जाट इन्फ्लुएंस करते हैं। वोट एक है, लेकिन 6-7 लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जाट की कहानी आगे बढ़ने से पहले एक सत्य मैं बताना चाहता हूँ, एक सच, निर्विवाद रूप से, बिना किसी डिस्प्यूट के, इस बेल्ट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 बड़े नेता हैं जाटों के। और अमूमन हर घर में, खाप में अगर आप जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, गांव में किसी किसान के यहाँ जाएंगे, जाट किसान के यहाँ, 2 तस्वीरें आपको हमेशा उनके दीवार पे दिखेगी। 2 में से एक तो दिखेगी। एक चौधरी चरण सिंह की और दूसरी महेंद्र सिंह टिकैत। जी हाँ, वही महेंद्र सिंह टिकैत जिनके बेटे राकेश टिकैत ने तूफान मचा रखा है पश्चिम में, खासकर किसान आंदोलन के बाद। अब सवाल यह है कि जाट जो 2013 के बाद, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, जिसको अमित शाह ने कह रखा था कि साहब ये तो हमारे साथ आ गया है, अधिकार से वो कहते थे और अभी भी वो अधिकार से कह रहे हैं कि जाट तो हमारा है। लेकिन ये जाट तनिक भी झुकने को अमित शाह की तरफ जैसे तैयार ना हो रहा। और अमित शाह ने डेस्परेशन में थक हार के, संजीव बालियान जाटों के बड़े नेता हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, और जो बालियान खाप है, जिस खाप के सदर, जिस खाप के नेता नरेश टिकैत यानी राकेश टिकैत के भाई हैं, उसी खाप से मोदी जी के मंत्री जी आते हैं। ये बेचारे गए, कई बार हाथ पैर जोड़े इन्होंने नरेश टिकैत के। नरेश टिकैत ने उनको शिष्टाचार में चाय पिला दी, लेकिन हामी नहीं भरी। फिर परवेश वर्मा, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा, इनके बेटे को भेजा। इनके बेटे ने भी कई नेता बुलाए जाटों के और बहुत कोशिश करी, लेकिन आप सुन सकते हैं आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को क्या जवाब दिया। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा? अब अमित शाह ने बहुत डोरे डाले, बहुत कोशिश करी कि जयंत चौधरी को वो अपने पाले में बुला लें, उनको तोड़ लें, उनको समझा लें, बहला फुसला कर। लेकिन साहब, जयंत चौधरी तो जयंत चौधरी, उन्होंने जिस तरह का जवाब अमित शाह को दिया है और बार बार दे रहे हैं, आप ये 2-3 उनके जवाब सुन लीजिए और इससे आपको गठबंधन का, जयंत चौधरी का, अखिलेश यादव का, जाटों के प्रति कॉन्फिडेंस पता लग जाएगा। सीधी बात कर दूं, अब तो 2020 का खेल है, चुनाव आ गया। अब टेस्ट मैच की टुक टुक नहीं चलेगी, सीधा छक्का मारना है। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था गुर्जर और जाटों के बारे में। ये जो मिलिटेंट आप कह सकते हैं, मिलिटेंट ट्राइब कह लीजिए आप, ये वो जाति है जो अपने ज़िद पे आ जाए तो फिर अड़ जाती है। और एक चीज़ और, ये जल्दी यू टर्न नहीं लेती है। जाट और गुर्जर अगर एक हो गए
तो सच ये है कि इनसे कोई हुकूमत आज तक इतिहास में लड़ नहीं पाई। बहरहाल बढ़ते हैं अब 5वें फैक्टर की तरफ, और ये 5वां फैक्टर है योगी फैक्टर। वो योगी फैक्टर जिसको पिछले साल जून में मोदी योगी हटाना चाहते थे, गद्दी से उतारना चाहते थे। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी एक तो महंगाई और बेरोज़गारी और बदहाली और बदइंतज़ामी तो है ही। सबसे बड़ा फैक्टर था कि कोविड की दूसरी लहर में योगी की सरकार पूरी तरह से आप कह सकते हैं बहुत ही ब्रेजनली फेल हो गई। और ये इतना बड़ा फेलियर था कि लोग मरते गए, गंगा किनारे रेतों में लाशें दबती चली गई, लकड़ी तक लोगों के पास नहीं बची थी। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का बैठ गया उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े राज्य में। दवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, और मीडिया उनके हर बदइंतजामी को, बदहाली को ढकती चली आई। लेकिन कितना पर्दा आप डालेंगे, जितना पर्दा आप डालेंगे रोष उसी के पीछे, पर्दे के पीछे उमड़ता चला गया। इसका पहला नतीजा, पहला लिटमस टेस्ट हुआ पंचायत चुनाव। वो पंचायत चुनाव जो आमतौर पर हम लोग एक पत्रकार के तौर पर हम उसको एक सरकारी चुनाव मानते हैं, जीत जाते हैं जो भी पंचायत सदस्य होते हैं। लेकिन पहली बार जो प्रत्याशित वोटिंग हुई गांव में, 60-65% आबादी में, 70% आबादी में, उसने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। मैं पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पंचायत सदस्यों की बात कर रहा हूं जो गांव वाले सीधे चुनते हैं। बुरी तरह बीजेपी हारी इस चुनाव में। अब मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जिले का तो मैं दूंगा तो फिर 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन आप ये 3-4 स्लाइड्स देखिए, ग्राफिक देखिए। जैसे आप देखें बिजनौर 56 वार्ड में बीजेपी साफ हो गई, सिर्फ 7 जीती। मेरठ जैसे बीजेपी के गढ़ में 33 वार्ड में बीजेपी को सिर्फ मिले 5, और आरएलडी और सपा 8 और 7 जीती। और इसी तरह से बागपत जो एक और गढ़ है जहां पर इस वक्त बहुत निर्णायक युद्ध होने वाला है पश्चिम का, 20 वार्ड में बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली और आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने स्वीप कर दिया। ये जो पंचायत चुनाव का जो लिटमस टेस्ट था, इसने जैसे अमित शाह और मोदी की आंखें खोल दी। और यही वजह था कि वो योगी को हटाने की हर संभव कोशिश करने लगे। लेकिन बाद में जो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई, जो थिंक टैंक्स की मीटिंग हुई, जो आरएसएस से इनपुट लिया गया, उनको ये लगा कि अगर बीच मझधार में हम रथ बदलेंगे, योगी को हटाएंगे, तो और भी बुरा हाल होगा। इसलिए एक विकल्प के तौर पर योगी को आगे बढ़ा दिया गया कि आप कम से कम इलेक्शन तक मुख्यमंत्री बने रहिए। अब दोस्तों, इस योगी जी की वजह से एक भयावह भीतरघात भाजपा में है। लॉबीज बनी हुई हैं संगठन के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, प्रदेश और केंद्र के बीच में, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच में, अमित शाह और योगी के बीच में, और जिले बंटवारा है संगठन में। भीतरघात का ये आलम है। और एक ये भी वजह है कि जो विधायक खदेड़े जा रहे हैं, ये जो लोग भाग रहे हैं विधायकों के पीछे, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं, कोई समझाने बुझाने वाला बुजुर्ग बीजेपी आरएसएस का नेता बचा नहीं। और इस सब के बीच जैसे योगी जी ने अपना बैलेंस खो दिया हो। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। अब यूँ तो दोस्तों मैं ओपिनियन पोल को पूरी तरह से खारिज करता हूं, लेकिन एक ओपिनियन पोल आत्मसाक्षी कंपनी है हैदराबाद की, जिनका बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है, उस कंपनी का जो पश्चिम में एक बहुत बड़ा सैंपल साइज था, वो आप थोड़ी सी झलक देख लीजिए। हालांकि इसको आप पैमाना कतई नहीं मानेगा। ओपिनियन पोल के मैं मुखालिफ हूँ। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था ओपिनियन पोल्स पर, और मैंने
कोशिश करी थी एक्सपर्ट्स के सहारे कि ये जो है सैंपल से लेकर डेटा तक इसमें सब टेम्पर किया जाता है, लेकिन एक झलक के तौर पर मैंने इस कंपनी को इसलिए चुना क्योंकि ये थोड़ी सी निष्पक्ष है, इसके सर्वेस ठीक होते हैं और इसका यूपी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और बीजेपी के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। आप ये देखिए, पश्चिम की 136 सीटें हैं और इसमें बीजेपी को 33-34 है और समाजवादी पार्टी को 90-91 सीटें मिल रही हैं। एक मैंने सिर्फ ये कहा कि जस्ट टू हैव अ टेस्ट ऑफ इट। दोस्तों, ये 5 डोमिनेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, इसकी मैंने कोशिश करी है कि मैं एक बेहतर एनालिसिस, फैक्ट्स, फिगर्स और लोगों से बातचीत उसके आधार पर मैं आपके सामने रख सकूं कि आपको एक आइडिया लगे कि वाकई पश्चिम की ज़मीन पर इस वक्त क्या हो रहा है, रुख क्या है, हवा का रुख क्या है, इलेक्शन का रुख क्या है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये पश्चिम की जो लहर है, अगर ये लहर उठी और इसने अवध पार किया और अवध पार करके ये पूर्वांचल लहर पहुँच जाती है और यही लहर अगर पूर्वांचल में दिखती है जहाँ जाटों की तरह ब्राह्मण नाराज़ हैं और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे, जहाँ ट्रेडिशनली पारंपरिक तौर पर बीजेपी थोड़ी कमज़ोर रहती है और समाजवादी पार्टी चढ़ी रहती है पूर्वांचल में, अगर ये लहर पश्चिम की ये पूर्वांचल में भी दिखी है, वहाँ तक पहुँची, तो मुझे लगता है कि 10 मार्च को जो चुनाव के नतीजों की जो इबारत है वो दीवार पे लिखी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी क्या होता है, मैं कोशिश करूंगा कि पहला फेज़ का जो पोल है, मतदान है, वो 10 तारीख को है, उसके बाद दूसरे फेज़ का पोल 14 फरवरी को है, उसके बाद 20 फरवरी को है और ये फर्स्ट और सेकंड बहुत क्रूशल हैं क्योंकि यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी थोड़ा सा स्लिपरी विकेट पर है। तो बहरहाल आज बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ और मेरी कोशिश होगी कि सुपर इलेक्शन सुपर सीरीज़ में भी आपको कुछ और वीडियोस दूं, कुछ एक्सक्लूसिव खबरें दूं, वो भी आप देखते रहिएगा। आज बस इतना ही, नमस्कार।